तो बच्चों, नेक्स्ट सेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, राइट। तो हमने पिछली बार क्या बात की थी? हमने जो बात की थी उसको हम रिवाइज करेंगे लाइक ऑलवेज। क्या बात की थी हमने? कि एक सेल की जो लाइफ साइकिल है, एक सेल की जो साइकिल है, उसमें दो मेजर फेजेस कौन से आते हैं? कौन से दो मेजर फेजेस थे, याद करो। पहला था इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज को हमने क्या बोला था बच्चों? माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है, इसलिए एम वर्ड यूज किया था हमने, ठीक है। इंटरफेज में मैंने आपको क्या बताया था? इंटरफेज में रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इंटरफेज में सेल बहुत ही एक्चुअली एक्टिव होता है, रेस्ट नहीं करता। इंटरफेस कितने टाइम तक लास्ट करता है? 95% ऑफ द सेल का लाइफ, 95% टाइम क्या चलता है? इंटरफेस चलता है। एम फेज कितने परसेंट चलता है? सिर्फ 5% ऑफ द टाइम चलता है। इसका एग्जांपल भी दिया था ना, 24 आवर्स की अगर लाइफ है तो 1 घंटा एम फेज चलता है, 23 आवर्स आपका इंटरफेस चलता है। इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया था 3 में। किस में? G1, S और G2, गैप फेज 1, सिंथेसिस फेज एंड गैप फेज 2, राइट। गैप फेज 1 में क्या हो रहा था? ये भी लिखा हमने। गैप फेज 1 G1 में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बोली थी ना कि ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है बायोलॉजी में इस चैप्टर में से, कि एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। और G2 में क्या हो रहा है? प्रोटीन बन रहे और ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक हमने बात कंप्लीट की थी, यहां तक इंटरफेज में पूरा फंडा कंप्लीट हो रहा है अपना। एक G0 फेज भी था, कुछ सेल्स में होता है, G1 के बाद वो G0 में चले जाते हैं, जहां पर सेल बिकम्स क्वाइट, जो थोड़े से मतलब उसकी एक्टिविटी लो हो जाती है, क्वाइट फेज में चला जाता है सेल, राइट। और वहां पर उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, वो ज़्यादा डिवाइड नहीं होते। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके बाद वो वापस G1 यानी कि फेज में री एंटर करेंगे और फिर से डिविजन करेंगे, राइट। देन वी गो टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द एम फेज बच्चों। एम फेज ऑब्वियसली जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, वो एम फेज में होगा। अब यहां पर हमने एक चीज बहुत ही पहले क्लियर कर ली है, उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज हमने क्लियर की? कि अगर सोमैटिक सेल है, अगर क्या है? सोमैटिक सेल है यानी कि बॉडी सेल है, तो उसमें माइटोसिस होगा। एम की जगह पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। और दूसरा, अगर जर्म सेल है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल है, तो उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। यानी कि सेल डिवीजन के मेजर 2 टाइप अपने को पता है, कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर? सेल डिवीजन के 2 टाइप, माइटोसिस और मियोसिस, ये बात हम लोगों को क्लियरली पता ऑलरेडी है। तो आप क्या करो, आप ऐसे लिख दो, माइटोसिस और मियोसिस। इसको ना अपन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के फंडे में लिखेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट समझते हो ना? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों, अगर सिमिलैरिटीज है तो वो भी लिखनी है और डिफरेंसेस है तो वो भी लिखनी है, इन दोनों के बीच में। वैसे इनमें सिमिलैरिटी तो ज़्यादा नहीं है, सिमिलैरिटी यही है कि बस ये दोनों फॉर्म्स ऑफ सेल डिवीजन है। क्या है सिमिलैरिटी? कि ये दोनों टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बाकी ऐसे कोई सिमिलैरिटी तो है नहीं है सच। अच्छा, माइटोसिस का दूसरा नाम, माइटोसिस का दूसरा नाम, अदर नेम इज इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है? अदर नेम इज इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन। ध्यान से समझो, ठीक है। माइटोसिस का दूसरा नाम बच्चों इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस का दूसरा नाम क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन। पहले तो अदर नेम याद कर लो। फिर कौन से टाइप के सेल में होता है? कौन से टाइप के सेल में ये डिवीजन होगा? तो आप बोलोगे ये वाला सर सोमैटिक सेल में होगा और ये वाला रिप्रोडक्टिव यानी कि जर्म सेल में होगा। क्लियर है? ठीक है। फिर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, नए जो सेल्स बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे? ध्यान से सुनना, क्या बोला? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स
कितने बनने वाले? माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनेंगे और मियोसिस में 4 न्यू डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। एवरीबडी विद मी सो फार? एकदम सिंपल है, माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। प्लॉइडी ऑफ द सेल, क्या बोला? प्लॉइडी ऑफ डॉटर सेल। अब आप बोलोगे सर ये प्लॉइडी मतलब क्या होता है? प्लॉइडी वर्ड का मतलब समझाओ सर। तो प्लॉइडी वर्ड का मतलब समझते हैं एक एक करके, देखो ध्यान से। प्लॉइड, प्लॉइडी, ये कहाँ वर्ड हमने देखा? हमने हैप्लॉइड, डिप्लॉइड ये वर्ड पढ़ा है बच्चों। प्लॉइडी लेवल अगर मैं बोलूं सेल का, क्या बोला मैंने? प्लॉइडी लेवल। तो हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इसकी बात की थी, अगर आपको याद हो तो प्लॉइडी लेवल बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, आप मेरे को बताओगे? तो आप बोलोगे सर ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को इंडिकेट करता है। क्या करता है ये? बताओ, किसको इंडिकेट करता है ये? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को इंडिकेट करता है प्लॉइडी लेवल। तो अगर मैं बोलूं हैप्लॉइड, मतलब आप बोलोगे 1 सेट है। अगर मैं बोलूं हैप्लॉइड तो आप बोलोगे क्या था? 1 सेट, 1n था। ओके, अगर मैं बोलूं डिप्लॉइड तो आप बोलोगे 2n, 2 सेट थे। तीसरा मैं बोलूं ट्रिप्लॉइड तो आप बोलोगे 3 सेट थे भाई। टेट्राप्लॉइड 4 सेट, और पेंटाप्लॉइड, ऐसे बढ़ सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ते जाएगा। एक चीज मैंने पिछली बार बताई थी बहुत डिटेल में कि ह्यूमन बींग्स में 2n, हम लोग 2n होते हैं, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, मतलब 23 पेयर्स। हमारे लिए n की वैल्यू क्या है? 23। मैंने एक ये भी बोला था सबको ढूंढ के लाने को कि चिंपैंजी के पास कितने होते हैं, याद है? ये कहा था ना, चिंपैंजी के ढूंढ के लाना कितने क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी के पास 48 होते हैं, उनके पास 24। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स में 2 बढ़ जाए, अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर अच्छा उसके पास हमसे ज्यादा क्रोमोसोम है। हाँ भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से तुम्हारी इवोल्यूशन नहीं पता चलती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जिसका ज्यादा क्रोमोसोम वो ज्यादा इवॉल्व है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना अच्छा डेवलप्ड है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करती है। खैर ये एक अलग डिस्कशन, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। प्लॉइडी ऑफ डॉटर सेल समझ में आया सबको कि n, 2n, 3n ये लिखते हैं, तो उसको क्या वर्ड बोलेंगे हम लोग? प्लॉइडी बोलेंगे। यस बच्चों, तो माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं माइटोसिस में? 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल बनते हैं। और मियोसिस में क्या बनते हैं? मियोसिस में क्या बनते हैं? हैप्लॉइड यानी कि n टाइप के सेल बनते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, माइटोसिस में जनरली आपके डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। अच्छा, जरूरी है क्या कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ही बनेंगे? नहीं, टेक्निकली क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीजन। अब ये वर्ड को जरा समझना, ध्यान से सुनना। क्या बोला इसने? इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। और ये सोमैटिक सेल में हो रहा है। यहां तक तो क्लियर था सबको कि अच्छा इक्वेशनल यानी कि इक्वल डिवीजन होगा, ओके, और सोमैटिक सेल में होगा। सोमैटिक सेल ओरिजिनली, हमारे केस में अगर मैं बोलूं, सोमैटिक सेल ओरिजिनली कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। 2n लिखा मतलब डिप्लॉइड। ये 2n का 2n ही रहा, समझा कि नहीं समझा? 2n का 2n ही रहा मतलब इक्वल नंबर रहा क्रोमोसोम्स का। बोलो यस और नो? 2n का 2n ही रहा, मतलब पुराने सेल में 2n था, नई जो डॉटर सेल बना, नया जो डॉटर सेल बना, नई सेल क्या बना, नया सेल जो बना वो भी 2n है, यानी कि इक्वल है, इसलिए इक्वेशनल। आप बोलोगे हाँ सही है, इक्वल है इसलिए इक्वेशनल। और यहां पर जर्म सेल डिप्लॉइड था, पर जो नया सेल बना वो कैसा था? हैप्लॉइड, यानी कि आधा हो गया, रिड्यूस हुआ, नंबर क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो इसलिए नाम क्या रखा? देखो, रिडक्शनल। नाम क्या रखा? रिडक्शनल। भेजे में गया। तो एक सवाल इसमें बहुत ही सिंपल सा बट पॉपुलर सा क्वेश्चन आता है आपके नीट में। सपोज एक टेट्राप्लॉइड सेल का माइटोसिस हो रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। क्या बोला मैंने? टेट्राप्लॉइड सेल का बच्चों क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो पहली बात बताओ, डॉटर सेल कितने बनेंगे बच्चों? 2 डॉटर सेल बनेंगे। और डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? सेम नंबर एज द ओरिजिनल, 4n
4n। क्या ये बात भेजे में गई? राइट? अगर यही सेल का मैं मियोसिस करने को बोलता तो जो भी नंबर था आप उसका क्या कर देते, हाफ कर देते, और वैसे कितने सेल बनाते? 4 सेल बनाते। वैसे कितने? 4 डॉटर सेल्स बनाते। क्लियर? तो जनरली प्लॉइडी ऑफ डॉटर सेल्स जो है ना वो डिप्लॉयड है, ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं डिप्लॉयड, बट कैन आई से ऐसे दैट इज सेम एज ओरिजिनल और सेम एज मदर सेल? यस और नो? जो मदर सेल की प्लॉइडी थी वही उसकी भी प्लॉइडी होगी। और यहां पर मैं बोलूं हाफ ऑफ मदर सेल, हाफ ऑफ मदर सेल, जो भी मदर सेल की प्लॉइडी थी उसका आधा। क्या ये बात भेजे में गई? हैप्लॉइड से नीचे हो सकता है क्या? आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है? नहीं, आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता भाई, एक मिनिमम एक सेट तो चाहिए ना, मिनिमम वहां से शुरुआत होगी ना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए हैप्लॉइड से नीचे तो कुछ नहीं जाएगा, एन के नीचे नहीं जा सकता, हाफ एन नहीं होता। ठीक है ना? तो ये 4 बेसिक पॉइंट है, एकदम सिंपल बेसिक पॉइंट। अब हम लोग इनके डिटेल्स में जाते हैं कि किस तरह से इनका फंडा है पूरा। ठीक है? तो यहां देखो पहला लाइन, एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। बोलोगे ठीक है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, बताया था ना, अगला जनरेशन, आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी प्रोजेनी होती है ना? सो दैट इज बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द सेम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। बोलोगे ठीक है, ये तो आपने बता दिया सर। ओके, अब यहां पर जब डिवीजन होना शुरू होगा, जब डिवीजन होना शुरू होगा तो ये सेल है, और सेल के अंदर ध्यान से सुनना जरा, ये सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। क्या है सेल के अंदर? न्यूक्लियस है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद बाकी का सेल डिवाइड होगा। पहले क्लियर कर लो दिमाग में, क्या बोला मैंने? पहले क्या होगा बच्चों? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद बाकी का पूरा सेल डिवाइड होगा। क्या ये बात क्लियर है? पहले न्यूक्लियस, बाद में पूरा सेल। आप बोलोगे ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकली? व्हाट डू वी कॉल इट? न्यूक्लियस के डिवीजन को वी कॉल कैरियोकाइनेसिस। ये पिछले लेक्चर में भी सिखाया था। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस 4 फेजेस में डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 phases. Now stages is the wrong word here. Stages नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Ideally the correct word should be what? Phases. नाम लिखा हुआ है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। Yes or no? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बोला था याद रखने? बहुत ही इजी, पी मैट। कैसे याद रखेंगे? पी मैट। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ज्यादा स्मार्ट बन के पहला मेटाफेज लिख दिया, बाद में एनाफेज लिखा, फिर प्रोफेज लिखा, तो मिलेगा अंडा। आप में से ज्यादा लोग तो खाते भी नहीं होंगे, तो लेके क्या करोगे? है ना? तो इसलिए अंडा नहीं चाहिए अपने को, इसलिए अपन क्या करेंगे? सीक्वेंस में याद रखेंगे। कैसा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बच्चों ये चारों किसके फेजेस है? ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा? हाँ, स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाकी पूरा सेल एज इट इज रहेगा। तो क्या मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं, क्या आप इमेजिन कर सकते हो रादर, कि एक सेल था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था सर, अब ये न्यूक्लियस भी दो डिवाइड हो गया, सेल अभी भी एक है, न्यूक्लियस 2 हो गए। पहले न्यूक्लियस की कॉपी बन गई। समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूं? सेल पूरा एक था, यस, पहले उस सेल ने क्या किया? न्यूक्लियस की कॉपी बनाई। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ।
न्यूक्लियस की कॉपी बन गई एज इट इज। अब उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो सेल को डिवाइड करेगा ऐसे। आई होप ये बात समझ में आई सबको, मैंने क्या बोला। फिर से देखो, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस। पहले वो न्यूक्लियस की कॉपी बना लेगा, पहले वो, तो ये रहा सेल ऐसा एक, पहले वो न्यूक्लियस की कॉपी बना लेगा, फिर वो अपने आप को डिवाइड करेगा, तब जाके दो सेल बनेंगे। तो अब क्या हुआ देखो, न्यूक्लियस और सेल का एक पूरा हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा अलग हो गया, तो दो सेल बन गए ना। बट वो दो सेल क्या, न्यूक्लियस और बाकी का डिवीजन एक साथ हुआ नहीं, पहले न्यूक्लियस बाद में बाकी का सेल। क्लियर, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और वो न्यूक्लियस का डिवीजन इन 4 फेजेस के एक के बाद एक फेज आते गए कंटिन्यूसली, और फिर ये इसका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। आप बोलेंगे सही है, ठीक है, परफेक्ट। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इन चारों फेजेस को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा था हमारा, प्रोफेज। पहला कौन सा था, प्रोफेज, है ना। प्रोफेज में सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये चारों में से सबसे क्या है, लंबा फेज है। 4 फेज है ना आपके कैरियोकाइनेसिस के, उन चारों में से सबसे लंबा है। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर प्रोफेज का मीनिंग क्या है, लॉन्गेस्ट फेज। अरे मीनिंग नहीं भाई, प्रो मतलब फर्स्ट, हमने किया ना प्रो कैरियोट, यू कैरियोट, तो द वर्ड प्रो मीन्स फर्स्ट, ठीक है। ये तुम लोग की जनरेशन में जो प्रो होता है वो वाला प्रो नहीं है ये, है ना। मेरे को पता है, ये गेमर जो खास करके लड़के लोग जो गेमिंग वेमिंग करते हैं ना, तुम लोग बोलते हो ना एक दूसरे को, ये तू नूब है, ये तू प्रो है। प्रो मतलब वो प्रोफेशनल, नूब मतलब नया नया जो अभी सीखा है, उसको नूब बोलते हैं ना, वो वाला नहीं है। ये प्रो मतलब ये प्रोटीन वाला प्रो, मतलब पहले आने वाला, प्रिमिटिव वाला। हाँ, ये तुम्हारा स्लैंग टर्म वाला प्रो नहीं है। ये तो बोले अच्छा आईफोन 12 प्रो मतलब फर्स्ट, वो वाला नहीं, ठीक है। ओके, सो प्रो फेज मतलब फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और इसकी एक क्या बोलते हैं, इसका एक फीचर है कि ये लॉन्गेस्ट फेज है। ये तो क्लियर हो गया सब बच्चों को, सबसे लंबा चलने वाला ये फेज है कैरियोकाइनेसिस का। आप बोलेंगे ठीक है, ओके। अच्छा, इट फॉलोज, ध्यान से सुनना, इट फॉलोज द S एंड द G2 फेजेस ऑफ इंटरफेस। जैसे ही G2 खत्म होगा, जैसे ही G2 खत्म होगा तो ये फेज चालू हो जाएगा। सेल साइकिल का जैसे ही G2 खत्म होगा तो ये फेज चालू हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? अंडरस्टैंड दिस। G1 S phase, sorry, G1 phase, S phase, G2 phase and then M phase, ऐसा है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये आपका G1 है, ये S है, ये G2 है और फिर ये M है। और M में भी ध्यान से देखना, M में मैं बोलता हूं कि ये पहला जो मैंने यहां पे बनाया ये आपका प्रोफेज है, फिर उसके बाद मेटा आएगा, फिर उसके बाद एना आएगा, फिर उसके बाद टीलो आएगा। तो ये किसके बाद आ रहा है बच्चों, आप बोलो। आप बोलोगे सर ये G2 के बाद आ रहा है, और किसके पहले आ रहा है बताओ। प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो और उसके बाद वापस G1। क्या ये समझ में आ रही बात? तो इस डायग्राम से ये साबित होता है कि ये पोस्ट G2 है।
G2 के जस्ट बाद आता है। तो आप बोलोगे ठीक है, सही है। तो दैट इज वाई, देखो अब आपको समझेगा, इट फॉलोज द G2 फेज ऑफ इंटरफेस, इसलिए प्रोफेज जो है वो जस्ट इमीडिएटली G2 के बाद चालू हो गया, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया, दिमाग में गया? आप बोलोगे ठीक है। प्रोफेज का मेन फीचर क्या है? प्रोफेज में मेन फीचर, मेन काम क्या है? ध्यान से सुनना। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय मतलब प्रोफेज की पहचान है क्या? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये सेंटेंस सारे बच्चे रिपीट करेंगे, 1 2 3। क्या? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो इसका मतलब समझते हैं जरा, एक एक वर्ड पकड़ो, उठाओ। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हो रही है किसी चीज की, इनिशिएशन यानी कि शुरुआत हो रही है। कंडेंसेशन, किसी चीज का कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है? जो बहुत साइंस पढ़ा लिखा बच्चा है वो बोलेगा सर कंडेंसेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, है ना? ऐसा बॉटल है, ठंडे पानी का बॉटल है, बाहर जो पानी की बूंदे आती है इसके ऊपर, इसको क्या क्या पढ़ा है अपने स्कूल में, है ना? कंडेंसेशन बोलते हो ना? हाँ बस, तो कंडेंसेशन मतलब अच्छा पानी निकल रहा है, बट सिंपल भाषा में कंडेंस, किसी चीज को कंडेंस करना है। बड़ा था उसको दबा के क्या करना है? छोटा करना है, इसको कंडेंस करना बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश भाषा में। यस, ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब आपका क्रोमोसोमल मटेरियल क्या था, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, रिवाइज कराता हूं। क्या बोला था मैंने? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड, अच्छा सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमैटिन थ्रेड से बना हुआ है। इस क्रोमैटिन थ्रेड में क्या है? डीएनए है, और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट करोगे तो उनको क्या बोलोगे? जीन बोलोगे। ये सिखाया मैंने आपको, ये बार बार सिखाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। अगेन आई एम जस्ट गिविंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर, ओके? नाउ आई नो देयर आर सर्टेन ओवर स्मार्ट पीपल हु विल कम एंड से अरे सर क्रोमोसोम के अंदर तो क्रोमैटिन थ्रेड प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, वो आपने नहीं लिखा। अरे आता है मेरे को, बट सिंपल अप्रोच पहले समझो, ठीक है? इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनना, कि बहुत सारे जीन को जमा करोगे तो डीएनए बनेगा, बहुत सारे डीएनए को जमा करोगे तो क्रोमैटिन थ्रेड बनेगा, बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड को जमा करोगे तो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, न्यूक्लियस सेल के अंदर रहेगा। क्या ये भेजे में गया? क्या बोला मैंने? छोटे से बड़ा, आप बोलोगे सही है। तो जीन वर्ड से आया इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं आप बोलोगे सही है, ये भी ठीक है। तो वो बोल रहा है बॉस, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, क्या था? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था? क्रोमैटिन थ्रेड। अब सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या न्यूक्लियस के अंदर आपको डायरेक्ट क्रोमोसोम दिखते हैं क्या? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखता है? बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखता है? क्रोमैटिन थ्रेड दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? क्या दिखता है? क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है? वो क्रोमैटिन थ्रेड जब कंडेंस होता है, मतलब कि ऐसे जमा होता है, उसके अंदर से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, वो पूरा ऐसे जमा होकर छोटा बन जाता है, तो जो छोटा बंडल बनता है ना, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड का छोटा बंडल जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या क्रोमोसोम आपको नॉर्मली दिखता है? नहीं। प्रोफेज में क्या होने वाला है? ये जो थ्रेड है ना, क्रोमैटिन थ्रेड है आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने का जो प्रोसेस है वो चालू होने वाला है। इसीलिए ये सेंटेंस लिखा। अब पढ़ो, देखो क्या बोलता है वो, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने की तैयारी कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, डायग्रामेटिकली समझो।
ये तुम्हारा सेल है, मेरी बेहतरीन ड्राइंग देख रहे हो, मतलब गंदी ड्राइंग बट तुम्हारे समझ में आएगा। देखो ये तुम्हारा सेल है बच्चों, आप बोलोगे हाँ ठीक है। ये अंदर न्यूक्लियस है, आप बोलोगे ठीक है। इतना बड़ा न्यूक्लियस बनाया आपको क्लियर दिखने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा कि क्रोमैटिन थ्रेड दिखेगा? क्रोमैटिन थ्रेड। तो क्रोमैटिन थ्रेड ऐसा पूरा ऐसा धागे जैसा ऐसा पूरा, मराठी में अपन बोलते हैं ना गुंतळलेलं असतं, मतलब ऐसा मराठी लोग समझेंगे है ना, ऐसा घुचुड़ पुचुड़ ऐसा पूरा, जैसे तुम्हारे ईयरफोन हो जाते हैं ना जब तुम बैग से निकालते हो, वैसी हालत है इसकी। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए एकदम सुंदर सुंदर क्रोमोसोम, अपने को चाहिए अच्छे शेप वाले, अच्छे से बने हुए, अच्छे प्रॉपर ढंग के शेप में दिखने वाले। क्या अपने को ऐसा देखना है, ये देखो एकदम मस्त ऐसे देखने अपने को। क्या ये रिबिन जैसे छोटे छोटे, क्या क्रोमोसोम। ये जो प्रोसेस है क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस, अब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस शुरू होती है प्रोफेज में। क्या ये बात दिमाग में गई? कैसे बनेगा? ये जो थ्रेड है ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा। ये जो पूरा थ्रेड था ना बड़ा सा, वो क्या होगा? कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव यू, तुम सबने पतंग उड़ाई होगी कभी ना कभी तो, या पतंग उड़ाते हुए किसी को देखा तो होगा। ढेर सारा मांझा होता है आपके पास, मांझा समझते हो ना, वो जो थ्रेड होती है, वो अगर ऐसे जमीन पे रहेगा तो वो एक दूसरे में पूरा ये हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है। तो अपन क्या करते हो, फिरकी लेके आते हैं, फिरकी, और उसके ऊपर उसको रोल करते ताकि एक जगह पे उसको कंडेंस करके रखे, है ना। या बेस्ट एग्जांपल आप सबने देखा होगा, आपके घर पे मम्मी दादी तो वो स्वेटर बनाते ना, वूल का ऊन का, है ना। तो उसका ना वो वूल का ना ऐसे ऐसे बंडल रहता है, आपने देखा होगा, वूल का ऐसे बंडल होता है। आप इमेजिन करो ऐसा कि जब वो धागे को आप खोल देते हो तो बहुत ज्यादा जगह लेता है और वो ऐसे कियोटिक होता है, रैंडम होता है, कोई उसका ढंग का शेप नहीं है कि नहीं। लेकिन जब आप उसको एक जगह पे लेके आओ और उसको आप अच्छे से एकदम राउंड ऐसे प्रॉपर शेप दे दो तो सही है ना, मतलब वो आपने उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया, यस और नो। बस क्रोमोसोम की भी यही कहानी है। क्रोमैटिन थ्रेड था, उसको क्रोमोसोम में हमको कन्वर्ट करना है। तो पहला जो ये स्टेप लेता है क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बनने का, ये प्रोफेज का मेन फीचर है। ये बात समझो, क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम बनना चाहेगा और बनेगा, सही है। क्यों बनना चाह रहा है? कि भाई क्रोमोसोम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, ज्यादा सिस्टमैटिक है, तो उसकी कॉपी बनाना, उसको रेप्लिकेट करना ज्यादा आसान होगा, यस और नो। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने वर्ड यूज किया रेप्लिकेट करना, कॉपी बनाना। मैंने वर्ड यूज किया रेप्लिकेट, कॉपी। डीएनए की कॉपी, क्रोमोसोम की कॉपी। अच्छा, डीएनए और क्रोमोसोम ये वर्ड मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, पता है ना, तो पता चल गया अभी है। तो कभी कभी मैं बोलूंगा डीएनए की कॉपी, कभी कभी बोलूंगा क्रोमोसोम की कॉपी, मतलब समझ जाना एक ही बात हो रही है। अच्छा, इसकी कॉपी आगे बनने वाली है कि पहले बन चुकी है? ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं। प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड का क्रोमोसोम बना, ऑलरेडी डबल मटेरियल बना के रखा था, याद है कहां पे? एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। हमने पिछले सेशन में मार्क भी किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मार्क किया था? कि मटेरियल डबल हो चुका है, क्रोमोसोम्स का नंबर अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम ही नहीं दिख रहे थे। क्रोमोसोम कब दिखने वाले हैं? प्रोफेज खत्म होने के बाद, मेटाफेज में दिखने वाले हैं क्रोमोसोम। क्या ये दिमाग में जा रही है बात? राइट, समझो। अच्छा, तो आप बोलोगे ठीक है, हमको ये क्लियर हो गया, पहले से उसकी डबल कॉपी बन चुकी थी, अभी सिर्फ उसको अरेंज करने की बात है।
क्रोमोसोम्स में अरेंज करने की बात है। चलो सर ठीक है, हम लोग को ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं और एक स्टेप आगे जाते हैं कॉन्सेप्ट में। ओरिजिनली ये सेल कैसा था सर? डिप्लॉयड था, ऑब्वियसली हर सेल डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में, ध्यान से सुनना, डिप्लॉयड सेल में एस फेज में क्या इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी थी? बोलो हाँ कि ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी, जो जेनेटिक मटेरियल था आपका, जो क्रोमैटिन थ्रेड था ओवरऑल, उसकी क्वांटिटी, डीएनए की क्वांटिटी ऑलरेडी डबल हो चुकी थी? यस। आप बोलोगे हाँ ऑलरेडी डबल हो चुकी थी, यानी कि जब क्रोमोसोम बनेंगे यहां पे तो 46 बनेंगे या 92 बनेंगे? 92। ओरिजिनली 46 थे, लेकिन अभी जब क्रोमोसोम बनने शुरू होंगे तो हमारे पास डबल मटेरियल अवेलेबल है ना, तो 92 बनेंगे। समझ में आ रही बात? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सब बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना, मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। देखो, आपका सेल ओरिजिनली कैसा था? डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड था सेल, यस। ये एस फेज में गया, ये सेल कैसे एस फेज के थ्रू पास हुआ। एस फेज में क्या हुआ बताओ? डीएनए बिकेम डबल, 4n हो गया, डबल हुआ यानी कि 4n हो गया। बोलो यस और नो? यस। अब 2 डॉटर सेल हुई ना, उसकी 2 बेटियां हुई ना, 2 डॉटर सेल हुई, दोनों को 2n दे दिया। अरे तभी तो एक सेल से 2 सेल बनाए ना यार 2n वाले, नहीं तो कैसे बनाता? दिमाग लगाओ जरा। माइटोसिस में क्या सीखा आपने? एक 2n वाले सेल से 2 2n वाले सेल बने, कैसे बनाएगा? थोड़ा दिमाग लगा लो। पहले डबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ कि ना। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे दोनों को 100 रुपए देने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले मेरे को 100 रुपए को डबल करना पड़ेगा ना खुद कमा के। यस और नो? सही है कि नहीं? एक बच्चा बोला था मेरे को, सर नकली नोट छाप लो, बताओ, कुछ भी स्मगलिंग कर लो, कुछ भी बोलते बच्चे। लेकिन अगर मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे को 2 बच्चों को एक्स दोनों देना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? डबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बस सेल ने वही किया ना यार। क्या ये बात अब क्रिस्टल क्लियर तरीके से सबके भेजे में चली गई? बस ऐसे ही तो अचीव किया उसने। ये जो पूरा माइटोसिस का फंडा था, उसने कैसे अचीव किया? उसने ऐसे अचीव किया कि भाई वो डिवीजन में जाने से पहले उसने डबल करके रख लिया, ताकि बाद में दोनों बच्चों में झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों को इक्वल मिला। तुम लोग के साथ होता है ना, जिसके भाई बहन होंगे, उसने आइसक्रीम खाई तो मेरे को भी खानी है, तो उसने ऑरेंज खाई तो मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं भी ऑरेंज ही खाऊंगा। करते हो ना तुम लोग जिद मम्मी डैडी से? उसने आईफोन लिया तो मैं भी लूंगा, ये चलते रहता है तुम लोग का। तो वैसा ही यहाँ पे भी है भाई, 2 डॉटर सेल है, दोनों को इक्वल देना है, इसीलिए ये एस फेज में ऑलरेडी डबल करके रखा हुआ है। ज्यादा कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं अपन, बहुत स्लो जा रहे हैं, पर समझो। टेक्स्ट बुक में एक लाइन में उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है ना। चलो वापस आ गए। अभी क्या बोला? प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। क्रिस्टल क्लियर हो गई ये लाइन। अब कोई आपको उठा के रैंडमली बीच में से कहीं पूछे, अच्छा क्रोमोसोम किससे बना था, तो आप बोलोगे क्रोमैटिन थ्रेड से बना था। क्रोमैटिन थ्रेड का क्या हुआ था? कंडेंसेशन हुआ था। कैसे हुआ था कंडेंसेशन? वो अनटैंगल हो गया। क्या हो गया? वो अनटैंगल मतलब खुलना, एंटैंगल मतलब बंध जाना। एंटैंगल मतलब ऐसा घुचड़ पुचड़ हो जाना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर। अनटैंगल मतलब खुल जाना। सो यहां पर वो जो क्रोमैटिन थ्रेड था वो खुलता है, ओके। और सेंट्रोजोम, अब ये सेंट्रोजोम क्या है? ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, स्पेशली जो सिर्फ सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसकी डिटेल्स हम लोग अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर उसमें करेंगे, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल याद रखो, सेंट्रोजोम नाम का एक छोटा सा क्या होता है, एक सेल का ऑर्गेनेल होता है जो डुप्लीकेट हो चुका है, यानी कि जिसकी 2 कॉपी पहले ही
बन चुकी है। कहां पे? एस फेज ऑफ इंटरफेज में। तो याद कर लो जरा, क्या लिखा है मैंने, देखो एस फेज में बच्चों लिखा है ना सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। पर ये किस में होता है? सिर्फ एनिमल सेल में, ठीक है ना। सेंट्रोजोम जो है ना वो पहले सेंट्रियोल बनाता है, और वो सेंट्रियोल दो अलग अलग पोल, सेल के दो पोल होते हैं, कौन से? नॉर्थ पोल और ऑब्वियसली एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सेल के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बेसिकली जिसको आप वेजिटेटिव पोल एंड एनिमल पोल बोलते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सेल के ऊपर नीचे दो जगह पे सेंट्रियोल जाके बैठ जाते हैं। उनका काम क्या अभी आपको समझ में आएगा। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ, ध्यान से सुना, क्या क्या हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। पहला, क्रोमोसोमल मटेरियल condenses to form compact mitotic chromosomes. Chromosomal material condenses to form chromosomes. Chromosomal material એટલે શું? Chromatin thread. Chromosomal material का मतलब क्या? Chromatin thread. कोई पूछेगा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है तो आप बोलोगे क्रोमैटिन थ्रेड। अच्छा, और ये क्रोमोसोम दिखते कैसे, इनको पहचानोगे कैसे? तो ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं। सेंटर में दिख रहा है एक राउंड, और आजू बाजू दो ऊपर नीचे ऐसे विंग्स जैसे, है ना बच्चों। खास करके लड़कियां जो बाल में वो क्लिप लगाते हो ना, आप लोग एक बाल में ऐसे क्लिप लगाते हो, पता है ऐसे शेप का होता है, या जो लड़के यहाँ पे लगाते हैं बो, वैसा समझ लो आप, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल देने पड़ते तुम लोग को। हाँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सेंटर में यहाँ पे बीच में जो गोला मैंने बनाया ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कैसा दिखता है, कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्रोमोसोम में बीच में होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और जो दो साइड पे ये है ना पंखे के दो ब्लेड्स जैसे, इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमैटिड। तो देखो क्या लिखा है उसने, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ये दो क्रोमैटिड कहां पे जुड़े हुए हैं? ये एक क्रोमैटिड है जो मैंने लाल में शेड किया, देखो ये वाला, ये क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। दो क्रोमैटिड किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। क्या ये बात भेजे में गई? इसके साथ साथ क्या हुआ था, सेंट्रोजोम जिसका डुप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका था, वो दो ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगेगा। आप बोलोगे ठीक है। सेंट्रोजोम फॉर्म्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। द टू एस्टर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू, एज इट इज उठा के पूछते हैं। व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस? द टू एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको टोटल बाउंसर गया कि एस्टर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है। समझाता हूं, मेटाफेज में समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो प्रोफेज में क्या हुआ? मेन दो काम हुए, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हो गया और क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने का काम चालू हो गया। दो ही चीज हुई। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज बहुत लंबा था, मैंने कहा ना बच्चों, प्रोफेज बहुत लंबा था। तो शुरुआत में तो क्रोमैटिन थ्रेड की कंडेंसेशन चालू हुई। जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होने आया ना, तो सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स, कौन से ऑर्गेनेल्स? सेल का गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल का न्यूक्लियोलस
और पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गए, है ही नहीं। खास करके न्यूक्लियर एनवेलप, खास करके न्यूक्लियर एनवेलप। इसका क्या मतलब समझ में आया आपको कि पहले सेल ऐसा पूरा था और ऊपर यहां पे न्यूक्लियस था। जो न्यूक्लियस की कवरिंग है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। आप नोटिस करो मैं न्यूक्लियस को ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं हमेशा न्यूक्लियस को किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं। देखो जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए जूम करके दिखा दूं। मैं न्यूक्लियस को कैसे बनाता हूं हमेशा ध्यान से देखना। डबल लेयर और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रख के बनाता हूं, है ना। देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है ना। कंटिन्यूअस मैंने ऐसा सर्कल नहीं बनाया, ऐसा नहीं होता न्यूक्लियस, हाँ ध्यान रखना। हाँ भले वो मैं ऐसे रफ में गोल बना दूं, बट आप समझ लेना ध्यान से बच्चों, गलती नहीं करना इसमें। तो ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, ये भी गायब हो जाता है प्रोफेज के एंड तक आते आते। तो आपको अगर कोई पूछेगा इन विच फेज डज द न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, in which phase of the cell cycle or of mitosis does nuclear envelope start disintegrate। न्यूक्लियर एनवेलप कब डिसइंटीग्रेट होना यानी कि टूटना, खराब होना, गायब होना कब शुरू हो जाता है, तो प्रोफेज में चालू होता है। लेकिन अर्ली प्रोफेज में कि लेट प्रोफेज में, लेट, थोड़ा लेटर स्टेजेस में, थोड़ा लेटर स्टेज। और जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह गायब हो जाए, ध्यान से सुनना, जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो जाए वहीं पर प्रोफेज खत्म माना जाता है। वहीं पर क्या हो जाता है, प्रोफेज एंड, अब मेटाफेज चालू। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरा खत्म हुआ वहां पर प्रोफेज खत्म और मेटाफेज चालू। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अच्छा सेल प्रोफेज करेगा फिर मेटाफेज करेगा, तो क्या बीच में ऐसा रेस्ट करेगा क्या कि अच्छा आज प्रोफेज कर लिया, आज बहुत थक गए, मेटाफेज कल करेंगे। हाँ, सेल नीट का स्टूडेंट थोड़ी है कि आज फिजिक्स पढ़ लिया, आज नहीं, आज केमिस्ट्री कल पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी है। सेल तो भाई कंटिन्यूसली काम कर रहा है कि नहीं? वो तो हम और आप आलसी है ना। तो सेल कंटिन्यूसली काम कर रहा है, यानी कि दो फेजेस के बीच में ब्रेक ले रहा है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या है? दो फेजेस के बीच में, यानी कि प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में ब्रेक है क्या उसके पास? नहीं है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है बच्चों? प्रोसेस कैसा है? कंटिन्यूअस है। और एक प्रोसेस खत्म हुआ और दूसरा चालू हुआ, आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप देखोगे अच्छा ये पॉइंट पे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई, बस यहां से मेटाफेज चालू हो गया, ऐसे आप देखोगे। सेल थोड़ी आपको बता रहा है कि ओ भाई सुन, तू माइक्रोस्कोप में मेरे को देख रहा है, अब देख लिया, प्रोफेज खत्म हो गया, अब मैं मेटाफेज चालू कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी बोल रहा है वो आपको यार। तो हमने अपने मन से ये बनाया हुआ है कि अच्छा यहां से यहां तक प्रोफेज, यहां से यहां तक मेटाफेज, यहां से यहां तक एनाफेज, ऐसे हमने बनाया। तो इससे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है भाई, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज? सो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज, यानी कि मेटाफेज। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। द वर्ड मेटा मीन्स, लिटरली मीन्स मिडल। मेटा बीच में, मेटा का मतलब क्या? बीच में, मिडिल। याद रखना, बहुत काम आएगा। मेटाफेज, मेटाफेज क्रोमोसोम सेल के कहां मिलेंगे? ऊपर, नीचे, बीच में? नाम से क्या लगता है? रैंडम नाम तो दिया नहीं होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। क्या लगता है जो क्रोमोसोम बने
वो सेल के ऊपर मिलेंगे, नीचे मिलेंगे कि बीच में मिलेंगे? ऑब्वियसली सेल के बीच में मिलेंगे, इसीलिए नाम, हेंस द नेम मेटाफेज बच्चों। अब बोलोगे सर बायो तो बड़ा लॉजिकल है यार। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल ही, ओहो बायोलॉजिकल है, वाह, हाँ लॉजिकल सब्जेक्ट है बॉस। हर एक का नाम का मीनिंग अगर आपको पता है तो आपको बायो आता है, सिंपल है। तो मेटाफेज यानी कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे? क्रोमोसोम सेल के मिडल यानी कि सेंटर में पाए जाएंगे। अच्छा, सेंटर में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इक्वेटर पे? जैसे अर्थ का सेंटर क्या है? ये लाइन जो है अर्थ की क्या है? इक्वेटर है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो सेल का भी मैं बोलूं इक्वेटर है? आप बोलोगे हाँ। तो क्रोमोसोम कहां मिलेंगे? अच्छा, तो क्रोमोसोम मेटाफेज में कहां मिलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी कि सेल के बीचों बीच मिलेंगे, इसीलिए उसका नाम रख दिया मेटाफेज। अब सबसे बड़ा सवाल हर बच्चे का, क्यों? हर बच्चा इनोसेंटली ये बात पूछेगा, हाँ सर ठीक है मेटाफेज, ओके गुड, मिडिल, क्रोमोसोम कहां मिलेंगे? मिडल में, ओके क्यों? सवाल ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोम बन चुके, हाँ। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, हाँ। अब अच्छा, कितने क्रोमोसोम बने थे याद करो? 46 की 92? 92 बने थे, 92 बने थे भाई, यानी कि सेट बन चुके थे ऑलरेडी, डबल थे ना, हाँ। अब ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं बच्चों, ये 23 मतलब ये सेट में, ये सेट बना के रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेट बना के रहेंगे ना। तो एक्चुअली अपने पास ये ऐसे रहेंगे, 46 + 46 है, तो ये क्या करेगा एक्चुअली 23 पेयर्स इधर और 23 पेयर्स इधर, ऐसा बना के रहेगा। समझ में आ रही बात? 23 पेयर्स बना के, ये सेट बना के रहेंगे। अकेले अकेले नहीं घूम रहे क्रोमोसोम, क्या कर रहे हैं क्रोमोसोम? अपने सेट बना रहे। और सेट कैसा दिखेगा जरा दिमाग लगा के सोचो। एक क्रोमोसोम का डायग्राम मैंने आपको कैसा बताया? मैंने बोला ये क्रोमोसोम, बरोबर है, रफ डायग्राम बता रहा हूं। तो दो क्रोमोसोम साथ में रहेंगे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे, सीधी बात है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दो क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड बच्चों? 1 2 3 4 क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 2 क्रोमोसोम का जब कॉम्बो बनेगा, ये कॉम्बो ऑफर है, एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। क्यों? पहले ही डबल करके रखा था, अभी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करने का है। ये तैयारी किसकी चल रही है सब? ये डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी चल रही है। समझ रहे हो बात? आप बोलोगे हाँ सही है, हाँ। तो क्रोमोसोम्स आ गए, क्रोमोसोम्स एक साथ पेयर कर लिए, पेयरिंग कर ली। क्रोमोसोम्स ने क्या किया? पेयरिंग कर ली, और पेयरिंग करने के बाद वो सारे आके मस्त इक्वेटर पे आके ऐसे लेट गए, ऐसे विष्णु भगवान की तरह आके लेट गए सब, मस्त फ्लैट। अभी रेडी हो गए, बोले अच्छा ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूशन करो, चालू करो, हाँ। सो व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक? ये दिखेगा कैसा? तो ये ऐसा दिखेगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मस्त प्यारा सा डायग्राम दिया, आप देख पा रहे हो। सारे क्रोमोसोम आ गए बीच में, देख पा रहे हैं आप लोग बच्चों? मस्त मैंने जूम करके दिखाया आपको, देखो एकदम जूम बराबर जूम किया अपन ने। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, मैंने जो डायग्राम आपको भी बताया, मैंने बोला अच्छा पहले तो ये फंडा है कि भाई 4 साथ में रहेंगे। आपको 4 साथ में दिख रहे, देखो 1 2 3 4 दिख रहा है हर जगह पे, आप कोई भी देख। अच्छा छोटे बड़े हो सकते हैं, जो सिमिलर साइज के वो पेयरिंग एक साथ करेंगे, मतलब है ना। इसमें अमिताभ बच्चन जया बच्चन नहीं हो रहा है, इसमें मतलब अमिताभ अभिषेक हो रहा है ना, हाइट वाइज पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला है 2 ऐसे, फिर ये वाला ऐसे 2। ये जो व्हाइट कलर में बनाया हुआ दिख रहा है ना आपको, ये क्या आपका सेंट्रोमियर है, देख पा रहे हो आप लोग बच्चों? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है हमको, अंधे थोड़ी हम लोग, इतना बड़ा जूम किया हुआ यार, देखो ये ऐसे। तो टेक्निकली जितने भी, अच्छा यहां पर उन्होंने 4 ही दिखाए हैं, यहां पे 4 दिखाए, ऐसे पूरे 4 के 23 सेट्स बन गए। 23 4 92 होता है, कर लो मैथ्स। सही बोल रहा हूं? समझ गए आप लोग?
तो ऐसे पूरे आपके सेट बन गए। आप बोलोगे ठीक है, बन गए। कहाँ बने? मिडल ऑफ द सेल, हेंस द नेम मेटाफेज। बोलेंगे ठीक है। अच्छा, यहां पर ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, दो ऊपर दो नीचे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं इसको अगर मैं अर्थ की तरह मान लूं तो ये मेरा इक्वेटर, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल। सेल को अर्थ की तरह आप ट्रीट करोगे तो ये मेरा बीच में, तो मैं बोलूंगा अच्छा सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, और ये जो दो छोटे छोटे चिंटू मिंटू दिख रहे हैं ना, चिंटू पिंटू, ये है आपके सेंट्रियोल्स। क्या है ये? सेंट्रियोल्स है। एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे, एक सेल के वेजिटेटिव पोल पे, एक एनिमल पोल पे, ऐसा बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव पोल और एनिमल पोल, नाम वही है नॉर्थ साउथ का, वेजिटेटिव और एनिमल। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट समझना। ये सेंट्रियोल का काम क्या है? तो ये सेंट्रियोल का काम है फाइबर्स बनाना। क्या काम है? ये रेड कलर के लाइंस दिख रहे हैं जिसके ऊपर मैं ब्लैक आउटलाइन कर रहा हूं बच्चों, ये फाइबर है। क्या है ये? फाइबर है। इन फाइबर का नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है बच्चों? स्पिंडल फाइबर। ऐसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर किसने बनाए? सर सेंट्रियोल ने बनाए। क्यों बनाए? क्रोमोसोम को जाके ऐसा पकड़ लिया। किसने? स्पिंडल फाइबर ने जाके क्या किया? क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम है बीच में, ये रहा क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर ने जाके क्या किया? क्रोमोसोम को ऐसा पकड़ लिया। समझ में आ रही बात? तो दो एंड पे, ये एंड पे और ये एंड पे क्या था? स्पिंडल, सेंट्रियोल गया। कैसे गया था? अच्छा, सेंट्रियोल कैसे गया था? प्रोफेज में वो था ना तुम्हारा सेंट्रोसोम, वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो गया, दो सेंट्रियोल बन गया, एक ऊपर गया एक नीचे गया। समझ रहे हो? तो वहां पे लिखा था ना हमने, गोइंग टू ऑपोजिट पोल्स। अभी समझ में आया? अब पोल्स पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पिंडल फाइबर, बेसिकली स्पाइडरमैन का काम कर रही है, इन्होंने धागे बनाए, थ्रेड बनाए, फाइबर। वो फाइबर ने क्या किया? सारे क्रोमोसोम्स को जाके पकड़ लिया। कहां पकड़ा? ध्यान से देखना, जूम किया हुआ इमेज को, कहां पे जाके अटैच हुए? कैन यू सी एग्जैक्टली किधर जाके अटैच हुए? देख सकते हो, ये सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हुए, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हुए। आपको दिख रहा है बच्चों? ये मस्त एकदम आपकी स्क्रीन पे बड़ा सा दिख रहा होगा आपको इमेज, क्लियर एकदम। ठीक है, मैंने 1080p रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन लगाया, इसीलिए लगाया कि आपको क्लियर दिखे। तो यहां पर फिर से देखो, स्पिंडल फाइबर आया, ठीक है, किसने बनाया? सेंट्रियोल ने। उसका काम क्या था? जाके क्रोमोसोम को पकड़ लिया। अच्छा, तो सब जगह से क्रोमोसोम को अब मस्त स्पिंडल फाइबर ने पकड़ लिया। अब रेडी, अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ पूरा, मतलब तैयारी हो चुकी, सारे क्रोमोसोम आ गए, इक्वेटर पे लेट गए, सेट उन्होंने पहले बना लिए थे अपने। ठीक है, सेंट्रियोल ने क्या किया? स्पिंडल फाइबर बनाए, जाके क्या किया? सेंट्रोमियर पे अटैच हो गए। यहां तक क्लियर? अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या होंगे? ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे। क्या होंगे? धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्पिंडल फाइबर जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या ये बीच में से क्रोमोसोम को ऐसा खींचेंगे? बोलो हाँ कि ना? कैन यू इमेजिन दैट हैपनिंग बच्चों? मैंने क्या बोला? ये स्पिंडल फाइबर इधर ऊपर और ये नीचे ऐसे है, ठीक है, और ये जब ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या ये क्रोमोसोम को खींचेंगे दो साइड से? तो ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी, क्या ये टूटेगी? यस। तो क्या होगा? आधे ऊपर चले जाएंगे, आधे नीचे आ जाएंगे। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो हाँ कि ना? सबको समझ में आई बात? कि अच्छा, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चाहिए कि अच्छा हाँ ये ऐसा होता होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऐसा आपके दिमाग में सीक्वेंस चलना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं, है ना? अच्छा, पहले थ्रेड था प्रोफेस में, ये थ्रेड का क्या बना? क्रोमोसोम बना।
अच्छा, फिर क्रोमोसोम सेंटर में आ गया, अच्छा, फिर उसके ऊपर धागे आके अटैच हुए, ओके, फिर वो जो धागे थे, वो जो स्पिंडल फाइबर थे, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को ऐसा अलग कर दिया। क्लियर हो गई बात? और क्रोमोसोम को उन्होंने अलग किया तो आधे ऊपर चले गए, सॉरी आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए तो माइटोसिस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। क्लियर? तो ये जो सेंट्रियोल थे और ये जो स्पिंडल फाइबर थे, इनका कॉम्बिनेशन जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे? देखो अब ये आपको समझ में आएगा। द एस्टर्स विद द स्पिंडल फाइबर्स टुगेदर, द एस्टर्स विद द स्पिंडल फाइबर्स टुगेदर इज कॉल्ड माइटोटिक अपैरेटस। और बोलोगे सर ये एस्टर मतलब क्या? द वर्ड एस्टर इन लैटिन मीन्स स्टार। मीन्स व्हाट? स्टार। देखो ना, एस्ट्रो, एस्टेरिस्क बोलते हैं अपन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्टार, सबको मालूम है। नहीं पता था तो आज जान लिया। अच्छा, एस्टर मतलब स्टार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये आपको स्टार जैसा दिख रहा है? देखो ये सेंट्रियोल है और इसमें से ऐसे 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 बाहर जा रहा है ना सब थ्रेड, छोटा छोटा, है कि नहीं बच्चों? कैन यू ऑल इमेजिन दैट? तो इन छोटे छोटे फाइबर को हम बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली एस्ट्रल फाइबर ही बोलेंगे ना, स्टार जैसा दिखता है इसलिए एस्ट्रल फाइबर। और जो मेन लंबे वाले उनको हम लोग ने क्या बोला था? स्पिंडल फाइबर। तो एस्ट्रल फाइबर प्लस स्पिंडल फाइबर ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? माइटोटिक अपैरेटस। माइटोसिस करने के लिए जो अपैरेटस की जरूरत थी वो है ये नहीं होगा तो माइटोसिस नहीं होगा। अच्छा, बिना सेंट्रियोल के भी होता है प्लांट सेल में, क्योंकि क्लियरली हमने लिखा था ना डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम कहाँ हो रहा है? एनिमल सेल में हो रहा है ना? तो प्लांट सेल में होता है, हाँ, बिना सेंट्रियोल के भी होता है। देखो उसका भी बात करेंगे अपन। चलो ओके, सो यहां पर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है न्यूक्लियर एनवेलप का। ठीक है, एक एक लाइन बाय लाइन जाएंगे अभी। तो अब न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये पूरा अब प्रोसेस कहां हो रहा है? न्यूक्लियस तो है नहीं, मतलब ये सेल के अंदर ही हो रहा है। बोलोगे हाँ सही बात है। क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम सेल के अंदर हमेशा दिखते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड 1000 टाइम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए सेल को कौन से फेज में होना चाहिए? मेटाफेज में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन जैसा मैंने कहा बहुत बार एग्जाम में आई है, इसको ध्यान में एकदम से ध्यान में रख लेना। इस पूरे चैप्टर में से अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एक लाइन है तो वो ये लाइन है, एमसीक्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम सबसे अच्छे से क्लियरली दिखते हैं माइक्रोस्कोप पे, कहां? मेटाफेज में। ओके, कोई आपको पूछे कौन से फेज में क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है? दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्टडीड। मॉर्फोलॉजी का मतलब तो समझते हो, शेप साइज को स्टडी करना, एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना इज मॉर्फोलॉजी। बोलोगे ठीक है, ओके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मेटाफेज का क्रोमोसोम कैसा दिखता है? तो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, जो दो क्रोमैटिड साथ में जुड़ी हुई है उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। वो तो नाम बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है ना भाई, साथ में जुड़ी हुई है तो सिस्टर ही है भाई, सगी बहनें हैं दोनों। ओके, तो ये जो ये बना हुआ था स्ट्रक्चर, तो इसमें ये वाला और ये वाला ये सिस्टर क्रोमैटिड है दोनों, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है। बोलोगे ठीक है, चलो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं। बीच में सेंटर में क्या था? सेंट्रोमियर था। ओहो, सेंटर में सेंट्रोमियर, वाह कितना इनोवेटिव नाम रखा है। सेंटर में सेंट्रोमियर है। अब
सेंट्रोमियर के अंदर भी कुछ है। आप बोलोगे अच्छा सेंट्रोमियर के अंदर भी कुछ है। हाँ, सेंट्रोमियर के अंदर क्या है देखो, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। वर्ड क्या है, स्पेल प्रॉपर प्रोनाउंस, क्या बोल रहा है, काइनेटोकोर, काइनेटोचोर नहीं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, बड़ा वाला। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड, और ये बीच में इतना बड़ा सा क्या बनाया, सेंट्रोमियर बनाया। ठीक है, आप बोलोगे ओके सेंट्रोमियर बना दिया आपने, चलो ये सेंट्रोमियर येलो कलर का। अब ये सेंट्रोमियर को और जूम करके देखो, अगर इसको मैं और जूम करके तुमको दिखाऊं तो ये तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये एक सर्कल होना चाहिए, एक स्फीयर होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये रियल में स्फीयर नहीं है। ये कैसा है, इसके सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बने हुए, क्या बने हुए, हाँ डिस्क शेप। डिस्क समझते हो ना बच्चों, डिस्क डिस्क, ओके, सीडी टाइप, हाँ डिस्क शेप है ना, 5 रुपए का सिक्का समझ लो, डिस्क शेप। ठीक है, तो ये अच्छा, ये डिस्क शेप भी ना एक्चुअली कॉनकेव डिस्क होती है, ऐसी हल्की सी कॉनकेव होती है, हल्की सी, ऐसा हल्के हल्के कॉनकेविटी होती है इनके अंदर, खड्डे होते हैं। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे अच्छा दिस इज क्रोमैटिड, दिस इज क्रोमैटिड, दिस इज सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे इधर ऐसे छोटू छोटू स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या एकदम क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, चलो गुड है ना, एकदम घुस जाओ, मतलब कहाँ, माइक्रोस्कोप नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक में घुसेंगे, कोई टेंशन नहीं, बट पढ़ो। 2 क्रोमैटिड कौन सी थी, सिस्टर क्रोमैटिड थी, किससे जुड़ी हुई थी, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या था, काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर एक्चुअली जाके काइनेटोकोर को चिपकने वाला है। टेक्निकली अगर आप एकदम जूम करके देखोगे तो स्पिंडल फाइबर टेक्निकली कहां जाके चिपकने वाला है, काइनेटोकोर को जाके चिपकने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो क्या बोल रहा है, दीज स्ट्रक्चर्स आर द साइट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि स्पिंडल फाइबर जहां जाके अटैच होगा ना, ये वो है। सही बोल रहा हूं मैं? दे आर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बच्चों बोलोगे ठीक है। सो मेटाफेज का, जैसे प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम बनेगा, ये प्रोफेज की पहचान थी। मेटाफेज की पहचान क्या है? The characteristic feature of metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator। क्या मैंने एक एक वर्ड आपको समझाया? सारे क्रोमोसोम आए, हाँ कहाँ आए, मिडल में। मिडल यानी कि मैंने ज्योग्राफी मतलब अर्थ से कंपेयर करके समझाया ना, इक्वेटर पे, जहां पे 1 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर to fibers from one pole and sister chromatid is connected with this kinetochore to the opposite pole। कि भाई एक क्रोमोसोम है तो उसका एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर वाले पोल से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे वाले पोल से जुड़ा हुआ है, ताकि जब खींचेंगे तो क्या होगा बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो और बताओ। 2 बहनें हैं, एक को ऊपर वाले पोल से ज्वाइन किया, दूसरे को नीचे वाले ज्वाइन किया, जब खींचा जाएगा तो क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगी, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड ऑब्वियसली अलग हो जाएंगे। क्लियर बात? और यही तो हमको चाहिए, हमको करना है डिस्ट्रीब्यूशन ना क्रोमोसोम्स का, हमको उनको आधा 92 थे, हमें फाइनल सेल में तो 46 ही चाहिए ना यार, ओरिजिनल नंबर। कैसे करेंगे, 2 सेल 46 दे दो, काम खत्म हो गया।
हो गया माइटोसिस, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो गया ना बच्चों, यहां पे पूरी तैयारी हुई, अभी पूरी तैयारी हो गई किसकी? स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। अच्छा, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, ये जो इक्वेटोरियल प्लेट था ना, इक्वेटर था ना जो ये लाइन प्लेन, जिसको जहां पर सारे क्रोमोसोम्स आके लेट गए, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? तो मैं यहां लिख दूं और मेटाफेज प्लेट। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? ये सेंटर वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? तो कोई बोलेगा अच्छा ये प्लेन, ये जो पूरा मैंने ब्लू से अभी मार्क किया ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ठीक बच्चों, तो इन शॉर्ट अब समरी क्या है? पूरी रामायण 1 घंटे पकाने के बाद 2 लाइन में समरी क्या दे रहे हैं? देखो, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, आप बोलेंगे हाँ सही बात है, और क्रोमोसोम्स दे go to one spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers attached to both the poles। 2 अलग अलग पोल्स हैं, वहां से स्पिंडल फाइबर आते हैं, क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं और ये अटैचमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है और पूरा माइटोटिक अपैरेटस यानी कि तैयार पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। क्या ये बात भेजे में चली गई सभी बच्चों के? बोलिए यस और नो। तो बच्चों हमने प्रोफेज पूरा अच्छे से कर लिया, मेटाफेज पूरा अच्छे से कर लिया। इसको मैं अभी एनाफेज और टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी स्टार्ट टू एंड भी एक पूरी कंटिन्यूअस एक प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह से होती है, तो आपको एक और बेटर आइडिया आएगा। ठीक है, तो अभी के सेशन में हमने मेटाफेज तक कंप्लीट किया। प्लीज मेक श्योर वॉट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, आधा घंटा निकालो। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, एक सेशन में आपको, मैं बहुत स्लो जाता हूँ, एक सेशन में आपको 2 पेज मुश्किल से है, आधा घंटा निकालो, वो 2 पेज को पूरा लर्न कर लो, चाट जाओ, उसको खत्म करो। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, चीजों को दिमाग में बिठाते जाओ, लॉन्ग टर्म में आपको चीजें याद रहेगी। पाइल अप करोगे तो याद नहीं रहेगी। तो आज का आज पढ़ लेना ताकि अगले सेशन में और अच्छे से आपको इजीली समझ में आए। चलो लेट्स एंड दिस।